हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। बच्चों, आज जो हम सीरीज कर रहे थे मास्टर सीटेट 2026, जो भी एग्जाम आपका बहुत जल्द होने वाला है, उसी की हम नेक्स्ट सीरीज पढ़ने वाले हैं। 60 क्वेश्चंस हम पहले प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है, टॉप 100 क्वेश्चन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। 60 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए हम क्वेश्चन नंबर 61 से अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इज एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कि जो दोहराव और बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। तो जो हम दोहराव करते हैं, बारंबार कोई मतलब रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होता है, तो वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करता है। तो वो होता है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे हम बोलते हैं स्वेलिन क्रम विकार। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर रिपीटेटिव और रिचुअलिस्टिक बिहेवियर हो रहा है वहां पर आपको आंसर क्या करना है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं CCE की, जिसे हम बोलते हैं व्यापक मूल्यांकन। तो निम्नलिखित में से जो कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो एंड स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की, तो वहां हम बात करते हैं ग्रोथ और लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो की। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, which of the following is correct about the process of learning according to socio-constructivist theories। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि जो सामाजिक रचना विधियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, ये तो सही है, हम आगे चेक करते हैं। लर्निंग इज अ इंडिविजुअलिस्ट प्रोसेस दैट अकर्स इन आइसोलेशन, लर्निंग क्या एक अकेले में अलगाव से आता है? नहीं, ऐसा तो नहीं, एक सोशल प्रोसेस होता है, ये तो करेक्ट है। लर्निंग अकर्स ओनली इन क्लासरूम, क्या सिर्फ क्लासरूम में ही हम सीखते हैं? फॉर्मल एजुकेशन से ही हम सीख सकते हैं? ऐसा नहीं है, क्लासरूम के बाहर भी हम बहुत कुछ रियल लाइफ से हम सीख सकते हैं अपनी। पैसिव प्रोसेस तो लर्निंग बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन 1 हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए, एक ये एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन है कि जो ग्रामीण बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, ठीक है, उनके विकास में आमतौर पर देरी या बाधा आती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार कम होने की संभावना है। वह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सेंसिटिव पीरियड। सेंसिटिव पीरियड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक बात हो रही है कि रूरल चिल्ड्रन है, ठीक है, जो गांव के बच्चे हैं, दोज हु एक्सपीरियंस सीवियर human social deprivation since very young age usually have delayed or hindered development, and despite rehabilitation the improvement in certain domains of development is likely to be subordinate। कि जिस समय उनकी एज ऐसी थी सीखने की, जब वो नहीं सीख पाए उस चीज को सीखने में, जो भी उनकी एज के अकॉर्डिंग था, डिले हो गया है, तो उस पीरियड में डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाया। तो जो वो पीरियड कहलाता है डेवलपमेंट का, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल सपोर्ट, तो महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है पर्यावरण से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस पीरियड को हम बोलते हैं सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 65, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक मतलब एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो ये होता है एसिमिलेशन। मतलब जैसे कि अगर आपको बताया जाए कि अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो जागृति के पास डॉग था, डॉग रस्टी, वो गोल्डन रिट्रीवर था। अब उसने क्या देखा? एक और डॉग देखा जो देखने में रस्टी जैसा था कुछ कुछ, बट इट इज अ डिफरेंट ब्रीड, बट उसकी ब्रीड क्या थी? डिफरेंट थी। तो उसने सोचा कि ये डॉग, एंड शी कॉल्स इट ए डॉग टू, क्या हम इसे भी डॉग कह सकते हैं? तो
उसको ये बताया गया जनरली, जैसे ऐसा कहते हैं कि अगर इसमें कि ब्रीड अलग है, ठीक है, ब्रीड अलग है, लेकिन उसने सोचा कि इसकी भी 4 टांगे हैं, ये भी मेरे डॉग जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी गोल्डन रिट्रीवर है। बट ऐसा नहीं होता है। आपको जो चीज बताई जाती है सेम आप उसी से ही उसी चीज को कनेक्ट करो तो वो एसिमिलेशन में हो जाता, उसी में समायोजन कर लेना, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। कि हर 4 टांग वाला जानवर डॉगी तो नहीं होता, काऊ भी हो सकती है। तो इसलिए मतलब उसे ऐसा लगता था कि जो उसका रस्टी जैसा गोल्डन रिट्रीवर जो उसका डॉग था, और उसने एक अनदर डॉग को देखा, तो उसे लगा कि वो भी रस्टी की ही सिमिलर ब्रीड का है, बट वो सिमिलर ब्रीड का नहीं था। तो इसे ऐसी कंडीशन जब हम होती है तब हम उसे बोलते हैं assimilation. Next question number 66. Teachers should encourage children to think of ability as dash and failure as dash. कि जो शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को डैश और असफलता को डैश रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो योग्यता के लिए क्या करना चाहिए, क्या फिक्स्ड कर देना चाहिए, इंक्रीमेंट कर देना चाहिए, इन दोनों में से ही आपको कोई एक आंसर देना है। या तो फिक्स तो आंसर नहीं होगा कि शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को फिक्स्ड कर दें, स्थायी कर दें, नहीं, फिक्स नहीं होना चाहिए, वृद्धिशील होना चाहिए कि जो उनकी योग्यता वो निरंतर बढ़ती रहे, और जो उनकी असफलता है उसमें उनके सुधार के अवसर उनको देने चाहिए। उनका अपमान करना चाहिए अगर वो असफल हो रहे हैं, नहीं, उनको शर्मनाक और अपमानजनक करना चाहिए, नहीं, सुधार के अवसर देने चाहिए। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि योग्यता को आपको स्थायी भी नहीं करना है, तो आपका ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन प्रोसेस लगाकर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज इन अकॉर्डिंग्स विद चिल्ड्रंस ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। अब देखिए यहाँ पे पूछे कि इनमें से ऐसी कौन सी अवधारणा है जो निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। सिंबल बेस्ड है, एक्शन बेस्ड है, इमेज बेस्ड है, या सिंबल बेस्ड है। तो इन चारों में से हमें देखना है। सबसे पहले तो जो सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, किस अकॉर्डेंस होना चाहिए कि बच्चों का जो है संज्ञानात्मक क्षमताओं में एक सही विकास हो सके। तो एक तो क्रियाधारित होना चाहिए, एक्शन बेस्ड होना चाहिए, और एक्शन बेस्ड आपका जो है एक ही ऑप्शन में है। एक्शन बेस्ड होगा, इमेज बेस्ड होगा और सिंबल बेस्ड होगा। मीन्स है तो ये तीनों ही आपके, सिंबल बेस्ड है, इमेज बेस्ड है और एक्शन बेस्ड है। बट आपको बताना यह है कि इनमें इनका सही प्रोसेस क्या है। पहले आप एक्शन बेस्ड रखोगे, देन एक्शन के थ्रू समझाओगे, फिर आप उन्हें इमेज देखकर समझाओगे, फिर आप उन्हें सिंबल्स के थ्रू समझाओगे। तो इस तरीके से उनका जो कॉग्निटिव एबिलिटीज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है एक्शन बेस्ड, देन आपका आता है इमेज बेस्ड, एंड आपका आता है सिंबल बेस्ड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन की क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा था, सीक्वेंस पूछा जा रहा था आपसे। ठीक है, सबसे पहले हम एक्शन से बच्चों को समझाते हैं, फिर हम इमेज बेस्ड उनको समझाएंगे, देन सिंबल बेस्ड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68। हार्वर्ड गार्डनर्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इम्प्लीकेट्स दैट। हार्वर्ड गार्डनर के दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या है। इंटेलिजेंस इज ओनली अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग। ओनली आ जाता है तो कई बार क्वेश्चन में हमें यही देखने को मिलता है कि वो नेगेटिविटी दिखा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस ही एक प्रैक्टिकल लर्निंग का जरिया है, नहीं। एवरीवन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द वर्ड इन द सेम वे। क्या हर कोई जो सीख रहा है, जो प्रोसेस सीख रहा है, वो सेम तरीके से सीख रहा है? ऐसा भी नहीं है। ह्यूमन बीइंग डिफर इन देयर एबिलिटीज एंड डिफरेंट डोमेन्स। यस, ह्यूमन जो है अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। इंटेलिजेंस हैज ओनली वन डायमेंशन। क्या इंटेलिजेंस की सिर्फ एक डायमेंशन है? यहाँ भी ओनली आ गया तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेट करके इसके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, असर्शन रीजन है, क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स। मतलब कि जो विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। ये तो बात सही है। इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड असेसमेंट। क्या जो कक्षा में समता केवल
केवल, अब यहाँ पे क्या आ गया, ओनली, मैंने आपसे बोला ओनली नेगेटिविटी को दिखाता है, तो क्या सिर्फ जो कक्षा में समता हम देखते हैं वो सिर्फ मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा ही सुनिश्चित की जा सकती है, ऐसा नहीं है। तो आपका आर हो गया फॉल्स, तो आपका ऑप्शन हुआ 4, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, assertion रीजन है नेक्स्ट भी कि टीचर्स शुड constantly examine their own attitudes and biases while working with children। ठीक है, तो ये तो सही है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए। यस, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सनेस। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। ऑप्शन ये भी सही है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है वो किससे बाधित है, फंक्शनल फिक्सनेस। अगर कहीं फिक्स्ड हो जाता है कोई काम तो हम कहीं ना कहीं उसमें बाधित हो जाते हैं, ये बात हर जगह अप्लाई होती है। तो आपका ऑप्शन होगा 3 कि ए और आर ट्रू तो है बट आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वहां टीचर्स अपने खुद के एटीट्यूड और कॉन्स्टेंटली अपने आप को एग्जामाइन कर रहा है, बट यहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो फंक्शनल फिक्सनेस की वजह से आती है, तो बातें दोनों सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next question is also from assertion and reason. While some children starts babbling and uttering 2-word sentences at 12 months, others don't do this till they are 20 months old। मतलब ये कह रहे हैं कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे पा 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 बोलते हैं ना, मम्मा मा मा मा, तो ये 2 शब्दों का बड़बड़ाना और जो इनका वाक्य बोलना शुरू होता है वो अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। डेवलपमेंट माइलस्टोन, ऐसा क्यों होता है कि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते, मतलब कुछ बच्चे तो 12 महीने तक ऐसा शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 20 महीने तक भी नहीं कर पाते हैं, जब तक वो 20 महीने के नहीं हो जाते। तो जो डेवलपमेंट माइलस्टोन होता है ओनली सजेस्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन कैन बी क्वाइट वेरिड, कि अलग अलग बच्चों में अलग अलग वेरी करता है, कुछ बच्चे देर में बोलना सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं। तो आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे 12 महीने में सीख जाते हैं और कुछ बच्चे 20 महीने के बाद सीखते हैं। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है इंक्लूसिव एजुकेशन से, जिसे हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द, हमें क्या चेंज करना चाहिए, सिस्टम, एनवायरमेंट, चाइल्ड तो नहीं चेंज करना चाहिए, हमें क्या करना है, सिस्टम चेंज करना है। मतलब कि सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें सिस्टम को बच्चे में फिट करने के लिए बदलना चाहिए, बच्चे को नहीं बदलना चाहिए, आपको सिस्टम को बदलना है ताकि बच्चे को हम उसमें फिट कर सके। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को बदल दो कि अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो दूसरा बच्चा ले आओ, अब हम इसी सिस्टम से चलेंगे, लेकिन बच्चा हम बदल सकते हैं, ऐसा नहीं, आपको सिस्टम को बदलना है। वी शुड चेंज द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था 72। क्वेश्चन नंबर 73 है According to Lev-Vygotsky theory, which of the following is a recommended approach in order to optimize students' learning experience? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेव वाइगोत्स्की है, इनके सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है? तो देखिए इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आपको आंसर सबके गिवन भी है और मैं आपको हिंट बता रही हूँ, इसका आंसर है 3। क्यों? छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, कि स्टूडेंट्स को क्या करना है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वर्क दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइडिंग नो सपोर्ट, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ लिखा है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वर्क दैट इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब बच्चों को आता तो ABCD है और आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चों बताओ कि लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था अपनी थ्योरी में। अब बच्चे को क्या पता, जिसे ABCD वो सीख रहा है अभी, तो जितना उसका लेवल है आप उतना ही उससे पूछेंगे। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वर्क दैट दे कैन मैनेज एंड कंप्लीट इंडिविजुअली, इंडिविजुअल मैनेज नहीं करना है, आपको कहीं ना कहीं जो एप्रोप्रिएट सपोर्ट और गाइडेंस की जरूरत है वो आपको प्रोवाइड करनी है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाते हैं? जेंडर टाइपिंग, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर जेंडर आइडेंटिटी। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसे हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। की मतलब जैसे ऐसा कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि पहला ऐसा कहते थे, अब ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता कि सिर्फ बॉयज ही मैथ्स लेकर पढ़ सकते हैं, गर्ल्स को मैथ्स नहीं आती है, या गर्ल्स ही खाना बना सकती हैं, बॉयज खाना बनाना नहीं जानते हैं, वो नहीं बना सकते। तो एक स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग में बैठ गई थी पर्टिकुलर जेंडर को लेके, कि विभिन्न अलग अलग जेंडर के व्यवहार के बारे में पहले से ही क्या सामान्यीकरण चला आ रहा है, कि प्री कंसीव जनरलाइजेशन। बट ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता है तो हम इसे बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, कि एक रूढ़िवादिता हो गई है पर्टिकुलर जेंडर को लेके, कि ये जेंडर ऐसा कर सकता है और वो जेंडर ऐसा कर सकता है। बट ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एक स्टीरियोटाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट अकर्स इन अ स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर। डेवलपमेंट जो होता है एक स्पाइरल, मतलब इस तरीके से उतार चढ़ाव आते रहते हैं डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट सिर्फ एक रैखिक नहीं है, लाइन में नहीं चलता। डेवलपमेंट इज इन स्पाइरल। डिसकंटिन्यूअस तो बिल्कुल भी नहीं होता। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, कि विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे के लिए स्वतंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है। विकास विशिष्ट से प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता है, डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो गया 3। तो इस तरीके से आज की वीडियो के थ्रू हमने जाने अपने नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 75 तक। 76 से हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।